तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टॉक एंड शेयर्स। स्टॉक एंड शेयर्स शुरू करने से पहले आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में, जहां पर हम लोग मैथ्स के सारी चीज़ों को, गुण रहस्यों को, सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड शेयर्स। और तो दूसरी बात यह है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिले हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। स्टॉक एंड शेयर्स, आज का चैप्टर का नाम क्या है? स्टॉक एंड शेयर। स्टॉक एंड शेयर, ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसको हम लोग कवर करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन कभी कभी इतना पैसा भी काफ़ी नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी अगर ओपन करना है, रन करना है, चलाना है, तो उसके लिए बहुत अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। और कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो पहले अपना आईपीओ निकालती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। ये निकालने के बाद ही कोई कंपनी शेयर मार्केट के लिस्ट में शामिल होती है, ठीक है। तो हम लोग आगे जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए, वैसे कंपनी के लिए तो लाखों करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन एग्जांपल के लिए, समझने के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि किसी कंपनी को स्टार्ट करना चाहता है कोई भी एक बंदा, ठीक है। तो उसका पास से उसको चाहिए कितना? 10,000। तो 10,000 में कोई भी कंपनी स्टार्ट तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग समझने के लिए ये मान लेते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये लगा एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें पब्लिक को उसको धन चाहिए। पब्लिक यानी कि आम जनता, आप और हम जैसे लोगों का पैसा चाहिए, तो वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। जो पैसा मिलेगा पब्लिक से, वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करके बिजनेस करना चाहती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदे हैं, 5 बंदे हैं, या फिर ऐसे मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ये सब लोग हैं, डी है और ई है, ऐसे 5 लोग हैं। तो 10,000 रुपये इसको चाहिए। ए मान लो कितना रुपए लगाता है कंपनी में? 500 रुपये लगाता है। और बी कितना? 1,000। सी कोई भी अमाउंट ले लो, 1,500। डी 2,000। और ई को मान लो कंपनी पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है, उसने कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा अच्छा से पढ़ा है, उसको ये बात की चिंता ही नहीं है कि कंपनी में पैसा लगाकर मेरा बर्बाद होगा या आबाद होगा। तो ये इस कंपनी में भरोसा करने का 5,000 रुपये लगा देती है। सबसे ज़्यादा अमाउंट लगाया है। ए ने 500 लगाया, इसने इतना लगा, इसने इतना लगा, इसने इतना लगा, इसने इतना रुपये लगाकर ले आए। तो 10,000 रुपये में जो कंपनी चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये इसने कंपनी में लगाया है, और इस 10,000 रुपये जो है, ये जो है, जो लगाया है, ये 10,000 रुपये को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक। स्टॉक या कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है। तो स्टॉक या कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो एक कंपनी को चलाने के लिए जरूरत है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट को ही हम लोग स्टॉक या कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब मान लो, अब ये जनता जो है, जनता पैसा लगाएगी तो जनता को कुछ मिलेगा। तो जनता को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, यानी कि लाभांश। यानी कि कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा तो उसका फायदा ये 5 लोगों का भी होगा, ओनर का भी होगा, ठीक है। तो 10,000 रुपये इसने लगाया है। मान लो एक शेयर का दाम, एक शेयर, अब शेयर क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। शेयर जो होता है उसको यूनिट्स है, यूनिट्स बोलने से इकाई। जैसे कि एक घर जो होता है छोटे छोटे ईंटों द्वारा बना होता है, बहुत प्रकार के ईंट, टाइल्स वगैरह बना होता है ना, छोटे छोटे चीजों के द्वारा ही एक बड़ा घर बनता है। तो उसी प्रकार ये बड़ा घर जो है, ये अमाउंट यानी कि स्टॉक है, और शेयर जो है उसका छोटा छोटा हिस्सा यानी कि यूनिट्स है। तो मान लो एक शेयर का दाम, ये ओनर जो है एक शेयर का दाम 10 रुपये रखना चाहता है। तो टोटल तो 10,000 रुपये है।
तो 10,000 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड देंगे तो बचेगा कितना, 1000। तो ये 1000 जो है ये नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। अगर मान लो 100 रुपये रखना चाहती है एक शेयर का दाम, ये ओनर मालिक, तो कितना शेयर होगा, 100 होगा। उस समय शेयरों की संख्या 100 है। तो ये कंपनी या कंपनी के ओनर पे डिपेंड करता है कि वो एक शेयर का दाम कितना रखना चाहती है। ठीक है। तो एक शेयर का जो दाम है जितना लिखा रहता है, और ये जो है, ये जो दाम लिखा हुआ है इसी को हम लोग लिखित मूल्य, यानी कि लिखित मूल्य का बहुत नाम है दोस्तों। लिखित मूल्य को सामान्य मूल्य भी कहते हैं, समतोल मूल्य भी कहते हैं, प्रत्यक्ष मूल्य भी कहते हैं, या फिर इसका नाम क्या है, ये भी कहते हैं पर वैल्यू, इंग्लिश में बोलने से पर वैल्यू कहते हैं, ये भी है इसका नाम। तो ये लिखित मूल्य जो है शेयर सर्टिफिकेट में, शेयर सर्टिफिकेट जो इन लोगों को मिलता है, ये प्रूफ है कि आपने कंपनी से इतने रुपए का शेयर खरीदा हुआ है, कंपनी में इतना लाभ होगा तो आपको इतना रुपए मिलेगा बोल के वो शेयर सर्टिफिकेट में छपा हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए ये शेयर सर्टिफिकेट देख लीजिए स्क्रीन पे। तो वहां पे जो मूल्य है जो लिखे है 100 रुपए है, तो उसी प्रकार से ये यहाँ पे 100 रुपए लिखित मूल्य है, समतोल मूल्य है, पर वैल्यू है। और ये जो है ये फिक्स्ड होता है, बदलता नहीं है। कंपनी के ओनर ने जो कह दिया यहाँ पर जितना होगा एक शेयर का दाम उतना ही होगा। ठीक है। तो इतना हम लोग ने समझ में आया। ये सब नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है। ये सब बार बार बताना ना पड़े। आपको क्या करना है, अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करना है और लिख लेना है। तो मैंने ये सब बताया, अब चलते हैं आगे। तो स्टॉक और शेयर्स में डिफरेंस पता चला। शेयर जो होता है वो छोटी छोटी इकाई है, यूनिट्स है। ठीक है। लेकिन स्टॉक बोलने से पूरी पूंजी है, कैपिटल है, उसको स्टॉक कहता है। तो ए ने कितना 500 रुपये लगाया, बी ने 100,000 रुपये लगाया, और ये सी ने 1500 रुपये लगाया, डी ने इतना इतना लगाया। तो मान लो कंपनी में प्रॉफिट 5% का होता है। प्रॉफिट जिसको हम लोग यहाँ पे स्टॉक एंड शेयर की भाषा में डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है। तो ए ने इतना लगाया, बी ने इतना लगाया, इससे तो किसको कितना कितना मिलेगा, सवाल ये है। तो यहाँ पर इसने 500 रुपये लगाया तो टोटल शेयर इसको कितना मिलेगा, टोटल शेयर कितना मिलेगा दोस्तों, 5 × 100 कर दो ना, इजी होगा। यानी कि 5 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर इसके पास कितना शेयर है, 5। इसके पास 10 शेयर है, इसके पास 15 शेयर है, इसके पास 20 शेयर है, और इसके पास 50 शेयर है। समझ में आई बात। ये सब नंबर ऑफ शेयर है, शेयरों की संख्या। देखो यहां पर मैंने एक बात बोला कि कंपनी क्या करती है, वर्ष में जो लाभांश मिलता है 5% का, यानी कि इसका फिक्स ये जो है लिखित मूल्य कितना है एक शेयर का, 100 रुपये है। 100 रुपये में 5% मतलब कितना है, 5 रुपये है। ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, उसने 500 लगाया है तो 5 को 5 से गुना कर दो, 5 × 5 = 25 रुपये मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, 5.50। सी को कितना मिलेगा, 15 × 5 = 75। सी को कितना मिलेगा, 20 × 5 = 100। ई को कितना मिलेगा, 5 × 5 = 25, 250 रुपये। तो यहां पर सब में सबसे ज्यादा किसको मिला, 250 ई को मिला। यानी कि क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा लगाया तो ज्यादा भी मिलेगा।
कम पैसा लगाया तो कम मिलेगा। जैसे कि ए को देखो सिर्फ 25 रुपये मिला है लाभांश में से। तो लाभांश जो है, डिविडेंड जो है, जिसको डिविडेंड जो है वो हमेशा ये लिखित मूल्य पर ही काउंट किया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 500 जो है ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा 500 का 5% प्रॉफिट है बोला है, 25 रुपए। तो इसी प्रकार से ये बी का, सी का, डी का, ई का भी निकल जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट, जैसे ई का मान लेते हैं, ई विल गेट, ई को कितना मिलेगा 50,000 का 5%, 250 रुपए निकल गया। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। समझ में आई बात? ये सब नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो चलो मिटाया जाए। तो दोस्तों एक शेयर का जो दाम है होता है, एक शेयर का जो मूल्य होता है, लिखित मूल्य कहते हैं। एक शेयर सर्टिफिकेट में छपा हुआ, प्रिंट किया हुआ जो मूल्य हो रहता है, उसी को हम लोग लिखित मूल्य, प्रत्यक्ष मूल्य, समतोल मूल्य या सामान्य मूल्य कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है सामान्य मूल्य बोल के और आपने सिर्फ प्रत्यक्ष मूल्य बोल के पढ़ के गया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइडिया लगाना है, ये सारी चीजें, वोकैबुलरी जो होता है स्टॉक एंड शेयर्स का, वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि शेयर इन स्टॉक में एक लिखित मूल्य के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लिखित मूल्य, प्रत्यक्ष मूल्य, सामान्य मूल्य सब एक ही है, ठीक है। लिखित मूल्य तो हमेशा प्रिंट पर छपा हुआ रहता है शेयर सर्टिफिकेट में, और जो ABCD जो मैंने लिखाया था उसको हम लोग शेयर होल्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी को शेयर होल्डर कहते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, कंपनी से शेयर खरीदा है, बदले में उसको प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए प्रूफ के लिए जो एक सर्टिफिकेट दिया रहता है उसको हम लोग शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। शेयर सर्टिफिकेट में छपा हुआ जो मूल्य होता है उसी को हम लोग लिखित मूल्य कहते हैं। और एक होता है बाजारी मूल्य। वो क्या होता है, बाजार मूल्य या बाजारी मूल्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्केट वैल्यू भी कहते हैं, मार्केट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इसको तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर वैल्यू, मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब ये जो है लिखित मूल्य जो है ये फिक्स है, ये कंपनी के ओनर द्वारा निर्धारित किया हुआ चीज है कि एक शेयर का दाम इतना रहेगा, 10 रुपए रहेगा या 100 रुपए रहेगा। लेकिन बाजारी मूल्य जो होता है एक शेयर का, वो बदलते रहता है, ये चेंजेबल है, ये चेंजेबल है, ठीक है। बाजारी मूल्य हमेशा बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक शेयर का दाम जो है ये बदलते रहता है, ये फिक्स रहता है। कैसे? अब कंपनी के ओनर ने एक शेयर का दाम इतना है बोल के बोल दिया, और लेकिन मार्केट में उसका दाम कम बेसी होते रहता है। ये क्यों होता है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो। एक अमर नाम का एक व्यक्ति है, अमर नाम का व्यक्ति है, उसके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। कितने लोग हैं? 5 मेंबर्स। वो लोग सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल गए। सिनेमा हॉल के मालिक ने टिकट का दाम 100 रुपये रखा था, और इसके फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं, तो इससे कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा सिनेमा देखने के लिए? सभी लोग देखना चाहते हैं तो 500 रुपये, ठीक है, पूरा टिकट देखना पड़ेगा। तो मालिक ने तो निर्धारित किया था 100 रुपये। अब एक ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि मान लीजिए वो कोई बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत अच्छा चल रही है, जैसे बाहुबली 2। इस टाइम पे लोग क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी वो मूवी देखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी समझना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि मूवी में क्या क्या हुआ। तो मूवी में जो चीज हम लोग जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं, ये जो मनस्थिति है, इसका फायदा उठाकर कुछ लोग क्या करते हैं, सिनेमा हॉल के मालिक से बहुत सारा टिकट पहले ही खरीद लेता है, और जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग को ज्यादा दाम में एक टिकट का ही 500-200 करके बेच देता है। तो इस तरह से क्या हुआ, सिनेमा हॉल के मालिक ने तो 100 रुपये रखा था, लेकिन यहाँ पे वो जो
सेकंड पर्सन जो आया उसने क्या किया, ज्यादा दाम में बहुत सारा टिकट खरीदा और लोगों को ज्यादा दाम में बेच दिया। क्यों? क्योंकि फिल्म हिट हो गई थी, फिल्म अच्छा चल रहा था, इसीलिए। सेम ऐसा ही सिचुएशन होता है स्टॉक ऑन शेयर में। जब कोई कंपनी अच्छा रन करती है, प्रॉफिट कमाती है, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो ऐसे कंपनी का स्टॉक का शेयर का जो प्राइस रहता है वो काफी बढ़ जाता है। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो ये जो HDFC बैंक हो गया, टाटा कंपनी का बैंक हो गया, सॉरी शेयर हो गया, ये सब हाईएस्ट रेट रहता है, ज़्यादा दाम रहता है। जैसे कि USA की बात करूँ तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर होता है उसका दाम, जैसे कि बर्कशायर हाथवे एक कंपनी है वॉरेन बफेट का, तो उसका दाम ज़्यादा हाई रहता है ऑलवेज, क्योंकि वो कंपनी बहुत टाइम से अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी के ग्रोथ पर कंपनी की कितना प्रॉफिट कमा रही है उस पर डिपेंड करता है कि एक शेयर का दाम जो है वो कितना रहेगा। यानी कि ये जो है बाजारी मूल्य जो है वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, या उतना भी रह सकता है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितने बार समझ में आई? तो सिनेमा हॉल का जैसे एग्जांपल दिया, वैसे दुनिया के बहुत सारे जगहों पे इस तरह का सिचुएशन होता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, कोई एक सामान है जो बेचना चाहती है बिजनेसमैन, लेकिन वो सामान को कोई खरीद नहीं रहा है, उसका डिमांड कम हो गया है, तो उसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है मार्केट में। लेकिन अगर बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हो और सामान यानी कि प्रोडक्ट कम है, तो उसी का रेट फिर बढ़ जाता है। तो मार्केट वैल्यू जो होता है वो चेंजेबल होता है, इसलिए मैंने कहा वो बदलते रहता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा कि ये चेंजेबल होते रहता है मार्केट वैल्यू। तो इसी के आधार पर शेयर का विक्रय मूल्य जो होता है, शेयर का विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया जो मूल्य होता है, जिसको सेलिंग प्राइस इंग्लिश में SP कहते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। इसका शेयर का विक्रय मूल्य का अलग अलग नाम हो जाता है इस कारण से। अगर SP यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है लिखित मूल्य से, उस समय इसके सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं? पर वैल्यू या समतोल मूल्य कहते हैं। मतलब एक शेयर को जितना में बेचा गया है वो लिखित मूल्य के बराबर ही है। मतलब 100 रुपए वाला एक शेयर है, उसको 100 रुपए में ही अगर हम लोग बेचते हैं तो उसका नाम क्या होता है? पर वैल्यू। विक्रय मूल्य का अलग अलग नाम पर वैल्यू। अब एक शेयर को जितना में बेचा गया है उससे अधिक है, मतलब लिखित मूल्य से अधिक दाम पर उसको बेचा गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? उस समय अधिक दाम पर, अधिमूल्य या प्रीमियम पर बेचा गया है कहते हैं। अगर विक्रय मूल्य जो है एक शेयर का वो कम है लिखित मूल्य से, लिखित मूल्य पर वैल्यू दोनों एक ही है, दोनों से कम है, तो उस समय उसको क्या कहते हैं? अवमूल्य। अधिमूल्य हो गया और ये अवमूल्य हो गया। तो अधिमूल्य को ही हम लोग इंग्लिश में प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम पर बेचा गया, प्रीमियम पर खरीदा गया कहते हैं ना। अवमूल्य मतलब डिस्काउंट या छूट या बट्टा भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो एक शेयर को विक्रय मूल्य जो उसका लिखित मूल्य है उस पर भी बेच सकते हैं, जो लिखित मूल्य है उससे ज्यादा दाम पर भी बेच सकते हैं, जो लिखित मूल्य है उससे कम दाम पर भी बेचा जा सकता है मार्केट में। ठीक है, या खरीदने के टाइम में भी सेम है ऐसा। खरीदने के टाइम में भी लिखित मूल्य के बराबर में भी खरीद सकते हैं, लिखित मूल्य से ज्यादा में भी खरीद सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अच्छा, बुरा या मिडिल या। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के विषय में। दोस्तों, हम लोग अगर शेयर खरीदना है तो खरीदे कहां से खरीदना है? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट जहां पर शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है,
उसको हम लोग शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। शेयर मार्केट का ही दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट का ही दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज। तो हम लोग को दोस्तों ये लायक भी बनना है कि हम सवालों को सॉल्व कर पाए, ना कि स्टॉक मार्केट में घुस जाए। ठीक है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा शेयर मार्केट के बारे में। जितना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस अध्याय में चाहिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, उतना मैं जरूर बताऊंगा। शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज जहां से शेयर खरीदा अथवा बेचा जाता है, ऐसे मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर स्टॉक एक्सचेंज देखा जाए तो कौन सा है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है। और यूएसए की बात करें तो वहां पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, एनएसई मतलब यहाँ से शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है। एनएसई में 50 कंपनी होता है जिसको निफ्टी 50 कहते हैं, और 50 कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से एक शेयर का दाम जो होता है कम बेसी कम ज्यादा होते रहता है। ठीक, तो इतना समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग को मान लो शेयर खरीदना है तो किससे खरीदे। अगर हम लोग मोबाइल खरीदना हो तो मोबाइल बनाने कंपनी के पास पहुंचेंगे नहीं, मोबाइल जो बेच रहा है रिटेलर आउटलेट उसके पास पहुंचते हैं मोबाइल खरीदना है तो, या फिर कोई भी सामान खरीदना है तो। ऐसा नहीं कि सीधा फैक्ट्री में पहुंच गए जहां पर उसको बनाया जा रहा है, रिटेलर के पास पहुंचते हैं ना, सामने जो दुकान रहता है घर के सामने, तो वो दुकान में पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से शेयर हम लोग को खरीदना है या फिर शेयर हम लोग को बेचना है तो उस शेयर को खरीद बिक्री करने के लिए एक पर्सन रहता है, एक एक्सपर्ट रहता है। क्योंकि हम लोग आम पब्लिक को तो शेयर के बारे में ज्यादा कुछ आता पता नहीं रहता है, तो इस कारण से एक एक्सपर्ट वहां पे शेयर मार्केट में रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलाल। कौन सा लाल, दलाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रोकर कहते हैं। ठीक है, ब्रोकर। तो ये जो है ये बंदा क्या फ्री में काम करेगा? आपका शेयर खरीदने बेचने के लिए आपको बेचना है तो कमीशन जरूर चार्ज करेगा। तो जो कमीशन ये चार्ज करेगा उस कमीशन का नाम क्या है, ब्रोकरेज। उस कमीशन का नाम क्या है, ब्रोकरेज। ठीक है, दलाल क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है। किससे? आपसे, हमसे, आम जनता से। ठीक है, तो इसका कमाई ही वही है, कमीशन। तो दलाल से हम लोग खरीदते हैं। दलाल के बिना ना तो हम लोग शेयर खरीद सकते हैं ना ही शेयर बेच सकते हैं। ठीक है, दलाल एक मिडिल मैन की तरह भी है हम लोग शेयर मार्केट से शेयर खरीदने और बेचने के लिए। तो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने बेचने के लिए जो है हम लोगों को किसकी जरूरत है, ब्रोकर यानी कि दलाल की। और वो क्या चार्ज करता है, कमीशन लेता है, जिस कमीशन को हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। और ये ब्रोकरेज जो है, कमीशन जो है, ये उस पर चार्ज करता है। ठीक है, तो ये जब हम लोग शेयर खरीदते हैं, इफ यू आर परचेजिंग शेयर हम लोग जब खरीद रहे होते हैं उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, जब हम लोग शेयर खरीद रहे हैं ब्रोकर से तो ब्रोकर कमीशन लेगा उस टाइम पे। तो इसीलिए रियल सीपी वास्तविक क्रय मूल्य जो होता है एक शेयर का, वो सीपी प्लस ब्रोकरेज होता है, यानी क्रय मूल्य प्लस दलाली। ठीक है, अगर हम लोग शेयर बेच भी रहे हैं, एक शेयर नहीं, सिर्फ शेयर लिखेंगे, रियल एसपी ऑफ शेयर। जब हम शेयर बेच रहे हैं उस समय कमीशन क्या करता है, शेयर बेच रहे हैं, जितना में बेच रहे हैं, मान लो 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो हमको कितना रुपए देगा, मान लो उसका कमीशन 10 रुपए है ब्रोकर का, तो वो हमें सिर्फ 90 रुपए देगा। यानी कि रियल एसपी क्या होता है एक शेयर का, एसपी माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, दलाली को वहां से घटाया जाता है। समझ में आई बात दोस्तों। जब हमने शेयर खरीदा उस समय हम लोग वैसे तो दलाल से ही खरीदते हैं, तो दलाल से जब हम लोग खरीद रहे हैं, ब्रोकर से हम लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो क्रय मूल्य प्लस ब्रोकरेज उसका देना पड़ेगा।
ठीक है। मान लो हम लोग 100 रुपये में एक शेयर खरीद रहे हैं, तो उसको 10 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि 110 रुपये हो जाएगा। मान लो इसका ब्रोकरेज कमीशन 10% है या 10 रुपये है, ऐसा मान लेते हैं। तो जब हम शेयर 100 रुपये में खरीद रहे हैं तो उस समय क्या करना पड़ेगा, 110 रुपये देना पड़ेगा। जब हम लोग शेयर बेच रहे हैं, मान लो 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो कमीशन देना पड़ेगा ना। 100 रुपये में कोई थर्ड पर्सन खरीद रहा है, अनदर पर्सन, तो उस समय वो हम लोग को कितना रुपए देगा, 9 रुपये, क्योंकि 10 रुपये तो कमीशन उसको देना पड़ेगा, 90 रुपये देगा हम लोग को। तो ये बात हम लोग को दोस्तों दिमाग में डाल लेनी है, क्योंकि सवाल करते समय बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कब ब्रोकरेज जोड़ना है और कब ब्रोकरेज घटाना है। ठीक है, तो सीपी क्या है, ब्रोकरेज प्लस सीपी। जब क्रय मूल्य निकालते हैं एक शेयर का, खरीदा गया मूल्य, तो उस समय ब्रोकरेज जोड़ते हैं, और जब हम लोग शेयर को बेचते हैं तो उस समय दलाली जो है, ब्रोकरेज जो है वो घटाते हैं। ये बात हम लोग को दिमाग में सेट कर लेनी है, नहीं तो आगे चल के बहुत कंफ्यूजन होगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, इसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक एंड शेयर के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हो, तो ये क्वेश्चंस को समझना, इस सेंटेंस को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला है 96 रुपये पर 10% स्टॉक की दर से। ये कहने का मतलब क्या है, देखो शेयर खरीदने से पहले क्या क्या होता है। एक शेयर खरीदने से पहले शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है कि नहीं, जहां से शेयर खरीदा होता और बेचा जाता है। उसके बाद होता है दलाल, ब्रोकर यहाँ से खरीदता है। उसके बाद शेयर होल्डर, यानी कि हम लोग रहते हैं। तो ये शेयर होल्डर जो है किसी को भी बेच सकता है, ब्रोकर को, या फिर किसी थर्ड पर्सन को जानता है तो उसको भी बेच सकता है। तो 96 रुपये पर 10% स्टॉक की दर से कहने का मतलब ये है कि इसके लिखित मूल्य 100 रुपये है। ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर क्वेश्चंस में लिखित मूल्य यानी कि फिक्स प्राइस यानी कि सामान्य मूल्य या प्रत्यक्ष मूल्य दिया नहीं है, तो हम लोग 100 रुपये मान सकते हैं। उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि शेयर मार्केट से ब्रोकर, ब्रोकर से शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर देखो 100 रुपये का स्टॉक लगा के उसको 10% यानी कि 10 रुपये लाभ मिल रहा था। जब शेयर होल्डर शेयर मार्केट में 100 रुपये लगा रहा था, तो उस समय 10% मतलब 10 रुपये का लाभ मिल रहा था। अब जिसको बेचा उसने, थर्ड पर्सन को, ये पहला वाला हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पर्सन को कोई भी हो सकता है, थर्ड पर्सन ब्रोकर के थ्रू भी हो सकता है, या ये इसका जान पहचान किसी से है, जैसे मेरा जान पहचान आपसे है, तो मैं आपको बेच रहा हूँ अपना शेयर। 100 रुपये लगाने पर मुझे 10 रुपये मिल रहा था, लेकिन आपने मुझे वो कम दाम में, आपने मुझसे वो कम दाम में खरीदा, यानी कि कितना रुपए में, 96 रुपये में। लेकिन फिर भी आपको कितना लाभ मिलेगा, 10 रुपये ही मिलेगा। देखो मुझे 100 रुपये में मिल रहा था 10 रुपये का लाभ, लेकिन आपको अब उतना लाभ 96 रुपये में ही मिलने लगेगा। इस सेंटेंस का, इस वाक्य का तात्पर्य, इस वाक्य का मतलब, मीनिंग यही है कि 96 रुपये पर 10% स्टॉक की दर से कहने का मतलब 100 रुपये लगाकर शेयर होल्डर को 10 रुपये जो मिल रहा था, अब 96 रुपये मिलने लगाने पर ही जिसको शेयर होल्डर ने शेयर बेचा है, उस पर्सन को 10 रुपये 96 रुपये लगाने पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना ही है मीनिंग। अब मिटा देता हूँ और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ऐसे सेंटेंस को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग को कुछ भी सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो रुपये 120 पर 9% स्टॉक का अर्थ, इसका मीनिंग क्या है ये जानेंगे सबसे पहले। देखो रुपये 120 पर 9% स्टॉक का मीनिंग या अर्थ। सबसे पहले तो इस सेंटेंस से यही मीनिंग है कि एक शेयर का जो पर वैल्यू यानी कि लिखित मूल्य जो है एक शेयर का, वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, रुपये 120 पर क्रय मूल्य कितना है एक शेयर का, 120 रुपये है। ठीक है, एक शेयर का क्रय मूल्य।
यानी कि सेल कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो 120 रुपये क्या है, ये खरीदा हुआ मूल्य है। और 9% स्टॉक का अर्थ एक वर्ष में आय, एक वर्ष में आय या इनकम कितना हो रहा है। देखो 9% कहने का मतलब हमेशा ये समझ लेना, ये जो है ये वार्षिक आय को डिनोट करता है। ये सब क्या को डिनोट करता है, वार्षिक आय को। ये बात हमेशा दिमाग में डाल लेनी है आप लोग को हमेशा के लिए। तो वार्षिक आय कितना है, 9 रुपये। सेकेंड नंबर देख रहे हैं ना, सॉरी 9 रुपये है। तो वार्षिक आय है, एक वर्ष में आय 9 रुपये है। और भी एक मीनिंग निकल के आता है, वो है कि 120 की लागत पर, 120 रुपए की लागत पर एक वर्ष में कितना आय हो रहा है, 9 रुपए। ठीक है, मतलब 100 रुपए पर 9% मिल रहा था और 120 पर भी उतना ही 9%, यानी कि 120 का 9% नहीं, ये इतना का है। यानी कि यहाँ पर एक बात समझने की है, हमेशा लिखित मूल्य जो होता है या फिर जो डिविडेंड कंपनी जो लाभांश बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसकी गणना हमेशा किस पर हो रही है, लिखित मूल्य पर। ठीक, लिखित मूल्य के आधार पर ही उसका हो रहा है। तो 120 में उसने शेयर खरीदा, मान लो मालिक ने उधर शेयर मार्केट ने फिक्स किया हुआ है कि एक शेयर का दाम 120 है, सॉरी 100 रुपये है, लेकिन अब ब्रोकर ने 100 रुपये में खरीद कर हमको 120 में बेचा, तो ब्रोकर को कितना मिल रहा था, 9 रुपये लाभ मिल रहा था वर्ष में। लेकिन अब हम लोग को 120 में जब हम लोग खरीदे हैं तो फिर भी हम लोग को 9 रुपये ही मिलेगा। मतलब इसकी गणना डिविडेंड यानी कि लाभांश की गणना भी इसी के आधार पर हो रही है। लाभांश या इनकम या आय सब एक ही है। ठीक है, तो उसकी गणना भी ये लिखित मूल्य, पहले वाले लिखित मूल्य के आधार पर ही हो रही है। यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आता है। तो चलो अब क्वेश्चंस की तरफ हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो ट्रू डिस्काउंट शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको मिटा दिया जाए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया गया है, देखिए क्या है, ₹90 पर 7200 रुपए का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। क्या लगता है आपको, ये सवाल को पढ़ने पर क्या लगता है, कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है? क्या स्टॉक की संख्या पूछी है? नहीं, यही चीज का आप लोगों को कंफ्यूजन करती है, इसलिए प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे है क्या है, 90 रुपए पर 7200 रुपए का कितना स्टॉक खरीदा जा सकता है। हम लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि सवाल में अगर लिखित मूल्य नहीं दिया है तो लिखित मूल्य को हम लोग मान लेते हैं लेट पर वैल्यू, यानी कि लिखित मूल्य है 100 रुपया। तो 100 रुपये है। अभी देखिए 90 रुपये वाला स्टॉक कितना मिल रहा है, 100 रुपये में मिल रहा है। सॉरी, स्टॉक जो है, स्टॉक का दाम अभी कितना है, 90 रुपये है। पहले कितना था, 100 रुपये। ये लिखित मूल्य इसका इतना था। तो 90 रुपये है अभी शेयर का दाम, पहले 100 रुपये था। तो अभी 7200 रुपये जब लगाएंगे तो कितना रुपए का हम लोग को स्टॉक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो ये 80 से मल्टीप्लाई हुआ है, समझ में आई बात, 80 से मल्टीप्लाई हुआ है, 9 8 72, तो इधर भी 80 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो 8000 हो गया, यही आंसर। यानी कि 8000 रुपये लगाना पड़ेगा अभी हम लोग, ठीक है, उतना स्टॉक खरीदने के लिए। इसको मिटा देते हैं, अभी अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे। अल्टरनेटिव मेथड में क्या है कि 90 रुपये लगाने पर 100 रुपये का स्टॉक मिलता है। 90 रुपये लगाने पर 100 रुपये का स्टॉक मिलता है। अब सवाल में दोस्तों सुविधा के लिए हम लोग स्टॉक ही बोलते हैं, शेयर से नहीं बोलते हैं, वो शेयर मार्केट की तरफ चला जाता है। तो 90 रुपये लगाने पर 100 रुपये का स्टॉक मिलता है, तो 1 रुपये लगाने पर कितने रुपए का स्टॉक मिलता है, 100/100
ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, उसी में हम लोग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग ने कितना लगाया, 7200 रुपये लगाया। तो इतना लगाने पर 100/90 इंटू 7200। तो ये जीरो से ये जीरो चला गया, 9 8 72, जीरो के जीरो, 8,000 रुपये। तो यही आंसर है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। और आप लोगों को जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग को चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिखना है तो लिख दीजिए वीडियो पॉज करके। मैं तो इसको मिटाने चला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है। 5400 रुपये के 9% स्टॉक का ₹90 पर मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 90 रुपये मूल्य है एक स्टॉक का। ठीक है, तो हम लोग ने कितना रुपए लगाया, 5400 रुपये लगाया है। तो कितने रुपए का स्टॉक मिलेगा हम लोग को, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। 100 रुपये वाला स्टॉक हम लोग को अभी मिल रहा है फिलहाल कितना में, 90 रुपये में। तो 1 रुपये वाला स्टॉक हम लोग को 90/100, 5400 का कितना पड़ेगा, 90/100 इंटू 5400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 9 4 32, 9 5 45 और 3 48। ये जीरो आ गया, 4820 रुपये, ये आंसर। तो देखिए ये प्राइस और ये प्राइस में डिफरेंस है ना, सेम है नहीं, क्योंकि ये जो प्राइस है ये 100 रुपये वाला प्राइस है। जब स्टॉक का दाम 100 रुपये था उस टाइम ये था। तो अभी 90 रुपये स्टॉक का दाम हो गया तो कितना होगा, थोड़ा कम आएगा ना बहन, इतना रुपये लगेगा शेयर खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अभी आप लोग नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, ₹7000 के 8% स्टॉक का 3 रुपये आधे मूल्य पर मूल्य कितना होगा। ये परसेंटेज वाला साइन जो होता है इसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है। अभी जब वार्षिक इनकम की बात आएगी तभी इसको हम लोग ध्यान देंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ इतना से ही काम चल रहा है। ठीक है, तो 7000 रुपये के 8% स्टॉक का 3 रुपये आधे मूल्य पर मूल्य कितना होगा। आधे मूल्य मतलब क्या है, प्रीमियम पर बेचा गया है शेयर को। क्या पर, प्रीमियम पर। 3 रुपये आधे मूल्य मतलब अगर मान लो शेयर का दाम 100 रुपये है, शेयर का जो लिखित दाम है, लिखित मूल्य 100 रुपये है, तो उसमें 3 रुपये ऐड करके हम लोग को बेचना होगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपये वाला सॉल्यूशन करेंगे। 100 रुपये वाला जो स्टॉक है वो कितना मिल रहा है, 100 कितना 3 रुपये, 100 + 3। आधे मूल्य मतलब प्रीमियम पर बेचा गया है। 7000 रुपये के स्टॉक का 3 रुपये आधे मूल्य पर मूल्य कितना होगा। देखिए 7000 वाला स्टॉक जो है वो हम लोग ने इसका 7000 रुपये वाला स्टॉक का जो लिखित मूल्य है वो 100 रुपये है, लेकिन अब स्टॉक का दाम कितना हो गया, 3 रुपये आधे मूल्य, यानी कि 3 रुपये प्रीमियम पर बेचा गया है, इसलिए 103 है। तो 7000 वाले स्टॉक का दाम 100 रुपये है, तो कितना रुपए का दाम 103 होगा, ये हम लोग निकालना है। ये कैसे निकलेगा, इजी है। ये 100 में इतना तो 1 में 103/100 ऐसे। अब 7000 रुपये का कितना, 103/100 इंटू 7000। अभी देखना ज्यादा रेट निकलेगा, इसका एक कारण है। 7 × 21, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 × 21, 7 × 7, और ये जीरो यहाँ आ गया। तो ये आंसर है 7210। ये कैसे हो गया, ज्यादा कैसे आ गया, क्योंकि 100 रुपये वाला स्टॉक का दाम 100 रुपये जो लिखित मूल्य था उस समय 7000 रुपये था। अभी वो शेयर का दाम बढ़ के 103 रुपये हो गया है। तो 103 वाला जो अब हम लोग खरीद रहे हैं 103 रुपये में, जो 100 रुपये मिल रहा था 103 में खरीद रहे हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा दाम पड़ेगा, तो उतना ही हम लोग ने रेट निकाला। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। तो बच्चों यहाँ पे गौर फरमाइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है
रुपये 5,000 रुपये का 8% स्टॉक 120 पर खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी जबकि दलाली 2% हो। समझ में आई बात। यहाँ पर 5,000 रुपये का 8% स्टॉक, इसको तो नजरअंदाज करना है अभी। 5,000 रुपये का 8% स्टॉक 120 पर खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी जबकि दलाली 2% हो। होगी नहीं लिखा है लेकिन लिख देता आपको, होगी जबकि दलाली 2% हो। दलाली मतलब ब्रोकरेज। अभी यहाँ पे कमीशन भी देना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कैसे होता है। 5,000 रुपये का 8% स्टॉक 120 पर खरीदने हेतु, मतलब 100 रुपये वाला स्टॉक का दाम हो गया है 120, तो खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी जबकि दलाली 2% हो। तो 1 रुपये वाला स्टॉक 120 पर तो 100, तो 5,000 रुपये में कितना मिलेगा, कितना पड़ेगा स्टॉक का दाम देखते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12×25 60 यानी कि 6,000 रुपये। देखिए शेयर का जो लिखित मूल्य है, जब 100 रुपये था तो हम लोग को 5,000 रुपये लग रहा था। अभी 120 हो गया है, एक शेयर का दाम है, तो डेफिनेटली ज्यादा आएगा। 6,000 रुपये में खरीदना पड़ेगा उतना ही स्टॉक, 8% स्टॉक। तो ये 6,000 जो है दोस्तों दलाली देना है। तो ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, ब्रोकरेज जितना खरीद रहे हैं, जितना भी खरीद रहे हैं उसका होगा, ना कि इसका। इसका क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये तो पहले का है ना। अभी रिसेंटली हम लोग ने तो 6,000 रुपये में खरीदा है। तो खरीदते समय हम लोग क्या करना पड़ता है, खरीदते समय हम लोग क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज जोड़ना पड़ता है। ये बात हम लोग ने बताई भी है। तो 6,000 रुपये का 2% कितना होता है, 2% मतलब ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे 100, इसको काट दो, 6 दूना 12, 120 रुपये। तो ब्रोकरेज इतना है। तो रियल सीपी खरीदने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य खरीदने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी बोला है, तो वो सीपी है। तो 6,000 रुपये तो हम लोग को स्टॉक का दाम ही लग गया और कमीशन देना पड़ा ब्रोकर को 120 रुपये। तो टोटल हम लोग का हो गया 6,120 रुपये हम लोग का टोटल खर्च हुआ। इस प्रकार से हम लोग को सवाल सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, बुक में। तो इसको मिटा देते हैं अब। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि रुपये 15,000 रुपये के 9% स्टॉक को 10 अवमूल्य पर बेचने से कितने धन की प्राप्ति होगी जबकि दलाली 2% हो। दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन में अधिमूल्य था, यहाँ पर अवमूल्य है। अवमूल्य के कहने का मतलब है डिस्काउंट, डिस्काउंट पर बेचा गया है, बट्टा में बेचा गया है, छूट में बेचा गया है इसको, शेयर को। तो 15,000 रुपये के 9% स्टॉक को 10 अवमूल्य पर बेचने से, यानी कि 100 रुपये का जो स्टॉक था वो अभी कितना में बिक रहा है, 90 रुपये में। क्यों, क्योंकि 100 में से 10 अवमूल्य पर बेचा गया है। तो कितने धन की प्राप्ति होगी, तो पहले तो 15,000 रुपये था, तो अभी कितना होगा, तो अभी क्या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट तो हो जाएगा। अभी कितना मिलेगा धन, इंटू 90/100, इसको काट दो, 15 135, 000 इधर आ गया, तो 13,500 रुपये लगेगा। अभी क्यों कम लगा, क्योंकि अभी अवमूल्य पर खरीदा गया है, सॉरी बेचा गया है, डिस्काउंट पे बेचा गया है शेयर को, ठीक है। 13,500 रुपये हो गया। अब दलाली भी देना है 2%। अब मैंने पहले ही बताया गया है कॉन्सेप्ट बताते समय कि कब दलाली को घटाना है और कब जोड़ना है। देखिए बेचते समय हम लोग क्या करते हैं या खरीदते समय क्या करते हैं, खरीदते समय दलाली जोड़ा जाता है और बेचते समय दलाली को घटाया जाता है, ठीक है। खरीदते समय क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग को मान लो एक दलाल है, वो मुझसे 2 रुपये ज्यादा लेता है, एक शेयर का दाम है 100 रुपये। अब मुझे शेयर खरीदना है तो वो कितना रुपये लेगा मेरे से, 102 रुपये लेगा, यानी कि 2 रुपये जोड़ के लेगा कि नहीं लेगा, वो लेगा।
तो इसीलिए 2 रुपये उसने जोड़ा, यानी इसलिए हम लोग सीपी में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य के टाइम पे जोड़ते हैं। अगर मुझे शेयर बेचना है, मान लो वही दलाल को, वो 2 रुपये लेता है, अब मैंने बोला शेयर का दाम 100 रुपये है, तो वो कितना में खरीदेगा मेरे से? 2 रुपये तो कमीशन चार्ज करेगा ना, तो 98 रुपये ले लेगा 2 रुपये माइनस करके। तो ऐसे ही है दोस्तों, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो बेचते समय क्या होता है, दलाली को माइनस किया जाता है। तो दलाली पहले ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज निकाल लो इधर, 13,500 का 2%, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 7, 2 एकम 2, 270 रुपये तो दलाली हो गया। तो 13,500 प्लस 270 यानी 13,770 रुपये, ये है। बेचने से कितने धन की प्राप्ति होगी बोला है, तो क्या ये सही है कि नहीं? सही है? नहीं दोस्तों, यही गलत है। यहाँ भी हम लोगों को जोड़ना नहीं है, ये बात हम लोग को दिमाग में डाल के रखना है। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, घटाना है। क्यों घटाना है? मैं शेयर को बेचना चाहता हूँ दलाल को, वो तो 2 रुपये लेता ही है, एक शेयर का दाम है 100 रुपये, तो मुझे कितना बेचना पड़ेगा? दलाल मुझसे कितना में खरीदेगा? 98 रुपये में 2 रुपये रख लेगा, तो माइनस किया, इसलिए हम लोग को यहाँ पर माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बेचने की स्थिति है, सेलिंग प्राइस है। क्रय मूल्य होता तो बात अलग था, वहां पर जोड़ते दलाली को, ठीक है। तो यहाँ पे 13,330 जोड़ेंगे तो 300, 400, 500 यानी कि 230, 13,230 ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा स्टॉक का। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करो दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इसलिए इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए। तो चलो मिटाया जाए। तो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। रुपये 105 पर 8% स्टॉक में रुपये 6300 रुपये निवेश करने पर वार्षिक आय कितनी होगी? ये टर्म आ गया 8% वार्षिक आय, इसीलिए अब इसको देखेंगे, ठीक है। वार्षिक आय जब भी आएगा नजर यहाँ पे चला जाना। तो अब सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या हो रहा है कि 105 रुपये निवेश करने पर आय कितना हो रहा है? 8% कहने का मतलब 8 रुपया है, 20% कहने का मतलब 20 रुपया है। ये स्टॉक एंड शेयर क्वेश्चन का नियम है। तो 105 रुपये निवेश करने पर इतना रुपये आय हो रही है। तो 1 रुपये निवेश करने पर कितने रुपए का आय होगा? 8/1 रुपये निवेश करने पर 105 रुपये आय। तो हम लोग ने निवेश कितना किया है? 6300। तो हम लोग को कितना आय होगा, कितना लाभ मिलेगा? लाभ ही तो मिलेगा, क्योंकि 105 है, 6300। देखो 5 से काट के देखो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छके 30, 5 0, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब 3 से काट के देखो, 3 7 21, 3 4 12, 3 दूना 6, 3 0, 7 एकम 7, 7 14, 7 3 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 के 42, 7 एकम 7 हो गई, 8 6 48, 480 रुपये। तो आय कितना होगा? 480। सिंपल क्वेश्चन है, देखो ऐसे भी कर सकते हैं। 105 रुपये क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है। इनकम कितना है? 8 रुपये का। तो 6300 लगाएंगे तो कितना इनकम होगा? तो इनकम इज इक्वल टू होगा 6300, जो ज्यादा निकलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8/105, ठीक है। अभी देखिए इसको डायरेक्ट काटेंगे तो ऊपर में कितना आएगा? 60 आएगा, 60 में जाएगा तो 8 से 48, 480 रुपये। ये आंसर, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है।
विकल्प विधि। ठीक है, इस तरह से दोस्तों सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। दोस्तों हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा ट्रू डिस्काउंट के बारे में, वहाँ पर मैं सारा कॉन्सेप्ट वगैरह समझाऊंगा, और प्लस वीडियो में हम लोग का इसका जो स्टॉक एंड शेयर का क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। अनेक प्रकार के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा टेक्निक्स मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।